नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे संभावित 30 प्रश्न के पहले पार्ट की बात करेंगे, भाग आ की बात करेंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग और पेडागोजी के प्रश्न रहने वाले हैं। तो 30 अंक का करना है, तो यह प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट आपके पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। इस लाइव क्लास के बाद आई बटन पे लिंक दे दी जाएगी, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। डेली हमारी 7 PM में पहले पार्ट की लाइव क्लास होती है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस लाइव क्लास में अटेंड करने के लिए, संभावित 30 प्रश्न को अटेंड करने के लिए विथ जायसवाल सर? पहले सामान्य हिंदी के प्रश्न करेंगे, इसके बाद सामान्य अंग्रेजी के, तार्किक, रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, इसके बाद पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। जनरल हिंदी में से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। परिणामवाचक विशेषण किस वाक्य में है? कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, 2 किलो अनाज दे दीजिए, मुझे 2 दर्जन केले दे दीजिए। किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, परिणाम, नाप तौल का बोध कराने वाले शब्दों को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और ये दो होते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। तो 2 किलो अनाज दे दो, ये क्या हो जाएगा? परिणामवाचक विशेषण कहला जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है, तारीख शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तारीख शब्द है, सभी लोग बताइए। तारीख शब्द आपको कौन सा शब्द कहला जाता है? तो तारीख एक विदेशी शब्द। तारीख शब्द क्या है? यह आपको एक विदेशी शब्द है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि उपानय शब्द का क्या अर्थ होता है? उपानय शब्द का अर्थ है जनेऊ, पगड़ी, जूता या गमछा। उपानय आपने सुना भी होगा गांव में अक्सर कि मेरी पनही कहाँ है। पनही, सयाने लोग जो बोलते हैं पनही या उपानय। तो पनही उपानय किसको बोला जाता है? जूता इज द राइट आंसर। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। लघुत्तरी शब्द में कौन सा संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। लघुत्तरी शब्द में कौन सी संधि है? लघु उत्तरी, सभी लोग बताइए। तो लघु उत्तधनरीय बराबर लघु उत्तरीय, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जहां ई मिल के बड़ी ई की मात्रा का निर्माण कर देते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि में पर किसका कारक चिन्ह है? कर्ता, अधिकरण, अपादान या संप्रदान। हिंदी नॉर्मल आएगी, दिक्कत मत लीजिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो यहाँ पे अधिकरण में पर आता है, तो अधिकरण कारक की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? फौज, सभा, कुटुंब, सरकार। लिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुल्लिंग शब्द बताइए। तो जो हमारे कुटुंब दिया गया है, यह हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। जो ये तक दिया गया है, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करेंगे। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में जो तक दिया गया है, यह संबंध बोधक अव्यय कहला जाए।
इसके बाद अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनना है। द्रव्य, द्रव, संपदा, दौलत। तो संपदा दौलत ये दोनों हो गए। अब दो में आपका फर्क होता है, एक द्रव्य है एक द्रव है। तो द्रव यानी क्या होता है, पदार्थ होता है। द्रव एक पदार्थ है, जैसे पानी, जल, ये हमारा द्रव रूप में हो गया, ठीक है। दूध हो गया, द्रव रूप में हो गया। द्रव्य को भी एक धन में लाया गया है, द्रव्य, लेकिन द्रव, ध्यान दीजिएगा, द्रव और द्रव में यही अंतर है, ठीक है। अब जनरल इंग्लिश के प्रश्न करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 क्वेश्चंस करेंगे और वही प्रश्न करेंगे जो टीटी एग्जाम में पूछे गए। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। अब ये मैंने इतना आर्टिकल आपको बता दिया है एंदा का प्रयोग कि बहुत आसान हो चुका है। पहले मून दिया गया है तो ये जान लीजिए, तो मून के पहले दा का प्रयोग तो होगा ही, द सन, द मून, ठीक है। तो दा का प्रयोग होगा यहाँ पे। सेकंड में दा 3 ऑप्शनों में दिया गया है। इसके बाद देखिए, नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक। आ फर्स्ट मैन, एन फर्स्ट मैन, द फर्स्ट मैन। जैसे ही आपका द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो है ये पूरा सेंटेंस हो जाता है। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो द दोनों आर्टिकल का प्रयोग होगा, दोनों में ये आर्टिकल प्रयोग होगा, यानी बी ऑप्शन जो कलेक्ट दिया गया है वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। दुनिया की अनूठी वस्तुएं हो जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, किसी का भी उसके पहले दा का आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। यस्टरडे आई सा यूरोपियन रीडिंग ऑन एलिफेंट। अब यहाँ पर दादा, ए एन, ए या ए दा का प्रयोग होगा। तो यस्टरडे आई सा आ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए सभी लोग जानते हैं कि ई इज वॉबल, बट आर्टिकल जो डील कह रही है आ बिकॉज द प्रोनाउंसिएंस दिया गया है, और यूरोपियन EU प्लस रीओपन, दैट कंसाइंडर हिंदी वर्ड यू, बट एलिफेंट डील्स एन द रूल ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इन द एबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू डीज। दैट इज मैन द पुलिस वाज सीकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आर्टिकल होगा, डिफिनिट आर्टिकल दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफिनिट आर्टिकल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि द वर्ड्स विच स्टार्ट द वॉवेल AIOU से अगर कोई भी वॉवेल स्टार्ट हो रहा है तो द इज यूज फॉर डिफिनेटिव थिंकिंग, सो इट इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डॉग इज फेथफुल एनिमल। क्या हो जाएगा, आ डॉग इज फेथफुल एनिमल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, आई गेव हिम आ पंच ऑन नोज। आई गेव हिम आ पंच ऑन द नोज, नाक, नोजनी नाक होता है, ठीक है। तो दा का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल में दिया गया है AEIOU, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देना। चलिए अब रीजनिंग वाले प्रश्न करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। रीजनिंग और तार्किक वाले यहाँ पे हम प्रश्न करने वाले हैं, तो आपका फीडबैक करना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और रीजनिंग देखिए बहुत ही सरल आनी है, इतना नहीं है। मैथमेटिक्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट उनको भी आपको समझते रहना है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, जो प्रतिरोध का संबंध ओम से है वह कोण का संबंध किससे होगा।
देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम दिया गया है, उसी प्रकार कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, जूल, एम्पियर, वाट। सभी लोग बताइए। यहाँ पे कोण की वैल्यू दी गई है, कोण का आपको बताना है। प्रतिरोध का संबंध जो ओम से है वह कोण का संबंध किससे हो जाएगा? एनबीएस दिल्ली जो एग्जाम होता है, टीटी एग्जाम होता है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न हो जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा रेडियन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, ऑस्ट्रिच का जो संबंध बर्ड से है वह आपका किससे होगा? देखिए बर्ड ऑस्ट्रिच के अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रिच के अंतर्गत, और जो बटरफ्लाई होती ये आपका इंसेक्ट के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच, बर्ड और इंसेक्ट, बटरफ्लाई। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, जो संबंध एक्स सी का जेड बी से है वही एम जेड का संबंध किससे होगा? तो एक्स वाई जेड +2 हो रहा है और सी बी +1 हो रहा है। इसी प्रकार एम में +2 करेंगे तो एम एन ओ हो जाएगा, जेड में +1 करेंगे वाई हो जाएगा, तो ओ वाई पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम रीजनिंग वाले प्रश्न करेंगे। जो संबंध कागज का गूदा से है वही संबंध चमड़ा जूते का, धातु अयस्क का, या कह सकते हैं फर्नीचर ईंट का, सोना आभूषण का। देखिए जो संबंध कागज का गूदा से, कागज गूदे से बनते हैं, इसी प्रकार जो धातुएं होती हैं वह आपके अयस्क से बनती है। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है, दोष रहित का संबंध दोषपूर्ण से, वही संबंध अहंकारी का किससे हो जाएगा? तार्किक और समसायिक वाले प्रश्न है। दोष रहित का संबंध दोषपूर्ण से, विलोम शब्द, तो अहंकारी का संबंध किससे हो जाएगा? तो अहंकारी का विपरीत क्या होता है? विनम्र होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंगापुर का संबंध एशिया से है तो यूक्रेन का संबंध किससे हो? देखिए सिंगापुर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और यूक्रेन किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, पेपर का संबंध SDHU से है वही संबंध मदर का किससे होगा? तो P के बाद S और R के बाद U, ये फैक्टर हमारा कार्य कर रहा है। तो M के बाद P और R के बाद U। P और U देखिए किस लास्ट में दिया गया है, P पहले और U लास्ट में, PRWKHU। ठीक है, समस्त अक्षरों में +3 प्लेस कर देना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न देखिएगा, जो संबंध दूध का गाय से है तो भेड़ का किससे संबंध होगा? दूध किससे प्राप्त हो रहा है? गाय से प्राप्त हो रहा है। और भेड़ से क्या प्राप्त हो रहा है? भेड़ से हमें ऊन प्राप्त हो रहा है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे रीजनिंग वाले प्रश्न, कंप्लीट कर लिया हम। अब आपके हम पेडागोजी के प्रश्न कंप्लीट करेंगे। जो 10 प्रश्न आपके पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे वो भी आपके एग्जाम, आपके टीटी एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, जो संभावित प्रश्न रहेंगे 10 पेडागोजी के प्रश्नों की। लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सहयोगात्मक संवाद के द्वारा। लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है? सहयोगात्मक संवाद के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है।
अगला, खाली स्थान में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक कारक एक एक करके जो है लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। किसमें होता है ये सारी प्रक्रिया? ये सारी प्रक्रिया आपके अन्योन शिक्षण। अन्योन शिक्षण में क्या होता है, एक अध्यापिका 2 से 4 विद्यार्थियों को एक सहयोगी गुट बनाती है और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है अन्योन शिक्षण की प्रक्रिया होती है। अन्योन शिक्षण के माध्यम से छात्रों में एक सहायक संदर्भ में समझ की रणनीति का विकास जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस तरह वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन से प्रकाशित करती है? एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। यह जो संरचना है उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है, समीपस्थ या निकटस्थ विकास के क्षेत्र को परिभाषित करती है, प्रकाशित करती है। ठीक है, अकेले पहुंच सकती है मतलब समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही दिया गया है? तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज के अकॉर्डिंग देखा जाए वह हमारा ये है कि बुद्धि का प्रकार, प्राकृतिक, अंतःस्थित, अनुपालन, संभावन, शिक्षक। डी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। मतलब किसकी बात करेंगे? हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का प्रकार, प्राकृतिक, अतः स्थित, अनुपालन, संभावना, शिक्षक क्रम रूप के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से कौन सा सही है? तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से देखा जाए जो सही हो जाता है वह यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वह पक्षपाती है। किसकी बात करेंगे? मानकीकृत परीक्षण की बात कर रहे हैं, आलोचना की बात कर रहे हैं। तो आलोचना क्या है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। यह आपका अगला प्रश्न है, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? तो विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाना और उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना। जब भी लिखने के संबंधी बात की जाती है तो यह हमारा ऑप्शन हो जाता है वाचन वैकल्य या डिसलेक्सिया। इसमें बालक को पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। इस अधिगम अक्षमता में बालक को वर्तनी में सबसे अधिक कठिनाई होती है और बालक एक समान आकृतियों और ध्वनियों वाले जो अक्षर शब्द होते हैं उनको भेद नहीं कर पाता है और बच्चा जो होता है बालक बालिका अक्षरों को पढ़ने, व्याख्या करने तथा समझने में असमर्थ होता है। तो वाचन वैकल्य की बात करेंगे। बच्चे खाली स्थान तरीके से सीखते हैं और तरीके से नहीं सीखते। तो बच्चे जो होते हैं वह वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। वर्तुलाकार तरीके से बच्चे रुचिपूर्ण व सर्वांगीण रूप से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से बच्चे सीखने में बोरियत महसूस करते हैं। क्या करते हैं? बोरियत, बिल्कुल बोरिंग हो जाते हैं बच्चे, जैसे हम बोलते हैं ना, ऊब जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? समालोचनात्मक चिंतन की अगर बात करेंगे, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको ABCD करके। तो इनमें से कौन सा शामिल है? इनमें से देखिए आपका परासंज्ञान भी शामिल है, विश्लेषण भी है और मनन भी शामिल है। क्योंकि समलोचनात्मक चिंतन तर्क या तर्कों, नई या अपरिचित स्थितियों, विचारों, सुझावों पर लागू करने की एक क्षमता होती है, एनर्जी होती है। और समलोचनात्मक चिंतन में चीज़ों को खुले दिमाग से देखना और अवलोकन करना शामिल होता है। तो परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन तीनों होंगे, यानी जो पहला ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप से किसके स्थान पर के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में उपलब्धि के स्थान पर
उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। उपलब्धि के स्थान पर किसको उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों बालक बालिकाओं में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती हैं, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में क्या है, खोजी अधिगम को सुसाध्य करना है। यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो गया। इसके लिए अध्यापिका क्या करना चाहती हैं, इसके लिए अध्यापिका खोजी अधिगम की बात करेंगे तो आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप ये 30 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, सभी अच्छे तरीके समझ गए होंगे। डेली हमारा 7 PM में यह पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आइए विजिट कीजिए 7 PM में, बाकी सभी क्लासेस चल रही है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, समय बहुत कम है, प्रिपरेशन जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे शुरू पर ही है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।